टारगेट। थोड़ा सा मैंने प्लान को चेंज किया था कल। तो आज हम लोगों ने काम करना है चैप्टर नंबर 11 और 6 के ऊपर। तो चूँकि 6 आज हो जाएगा तो फिर कल हम लोग मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी के ऊपर तसल्ली से बात कर लेंगे, ताकि आप ज़्यादा बर्डन ना आए एक दिन में। अच्छा जी, 11 से कहानी को लेकर चलते हैं। और पहला टॉपिक आज हमारे पास है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बोले तो क्या होती है इन्फ्लेशन? महंगाई, सिंपल। इसके लिए एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन होती है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी कि बहुत सारा पैसा आप खर्च करें बहुत ही कम चीज़ों पर। बहुत सारा पैसा जब आप बहुत ही कम चीज़ों के ऊपर स्पेंड करते हैं, खर्चते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब इस इन्फ्लेशन को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था जीडीपी डिफ्लेटर का, याद है? हम लोगों ने नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी के ऊपर कल बात की थी। तो उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर मैं आगे लेके जाऊं, एक टूल होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई बोलते हैं उसको। इस टूल के तहत हम मेजर करते हैं कि पिछले साल से इस साल के अंदर होने वाली इन्फ्लेशन कितनी है। इन्फ्लेशन बढ़ी है या इन्फ्लेशन कम हुई है? अब टेक्निकली हर बंदे को इन्फ्लेशन क्या सेम फील होती है? नहीं। हो सकता है कि किसी के लिए 5 रुपये बढ़ना बहुत ज़्यादा महंगाई, और शायद किसी के लिए 5,000 रुपया भी बढ़ जाए तो उसको ज़्यादा फिक्र नहीं होती। मगर ऐसा क्यों होता है? इनकम की वजह से। तो जिसके पास इनकम ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसको महंगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसको मेजर करने का एक टूल है सीपीआई, और इसको ज़रा समझते हैं। ये सामने आपके एक टेबल बना हुआ है। अब इस टेबल में लेफ्ट साइड पे क्या है? कुछ आइटम्स आ रही हैं। फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, कर लो। फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन और लेयर। कितनी आइटम्स काउंट कर लेते हैं? 3, 6 और 1, 7। थीम ये है कि जिस तरीके से आप ग्रोसरी करने जाते हैं और डिफरेंट आइटम्स को अपनी कार्ट में रखते हैं और उसके बाद काउंटर पे आगे बिल करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये 7 आइटम्स हैं। फूड एक इंसान की ज़रूरत होती है, कपड़ा एक इंसान की ज़रूरत होती है, हाउसिंग ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरत है, हेल्थ केयर भी ज़रूरत है, एजुकेशन भी और लेयर भी। लेयर मीन्स फ्री टाइम। उसके फौरी बाद उसने आपको प्राइसेस दी हुई है, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है। लेट्स सपोज कि ये सिंपल एक प्राइस है, तो 104, 105, 98, 15, 95, 108 और 109। आगे हम देखते हैं कि हमें एक वेट दिया हुआ है। वेट से अभी हम फिलहाल मुराद ले लेते हैं क्वांटिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी जब हम करेंगे तो मेरे पास बिल राइट वाला हो जाएगा प्राइस इंडेक्स के साथ। तो 104 मल्टीप्लाई बाय 22 करें, देखिए आंसर यही आता है। 104 मल्टीप्लाई बाय 22 का आंसर यही आता है आपका। ठीक है, तो अब आपने इन सब को ऐड कर लेना। आपके पास एक टोटल वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स आ जाएगी। क्या आएगी? टोटल वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स। और ख्याल ये रखना है कि जब आप इनको लिख रही हैं इन वेट्स को, तो इसका सम 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना 100 से कम ना 100 से ज़्यादा। और ये वेरी करेगा। हो सकता है कि किसी के लिए फूड इंपॉर्टेंट ना हो, लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो किसी के लिए ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो और क्लोथिंग कम हो, किसी के लिए हाउसिंग ज़्यादा और एजुकेशन कम हो। तो ये वेट जो दिया गया है ये इंसान की नीड के मुताबिक दिया गया कि उसकी ज़रूरियात कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो अगर मैं इस इंसान की बात करूं तो सबसे ज़्यादा ये किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है? फूड को। उसके बाद किसको कर रहा है? एजुकेशन को। उसके बाद
क्लोथिंग, उसके बाद 15 हाउसिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड एटसेट्रा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 9147। अब क्या करना है, इस 9147 को आपने डिवाइड कर लेना है इसी 100 के ऊपर। जो नीचे भी आपने 100 निकाला है ना, ये वाला, इसी पर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक राउंडेड आंसर आएगा 91.47। तो उसको मजीद राउंड कर लेते हैं, 91.5 कर लेते हैं। फिर ये तो है ना मौजूदा ईयर का डाटा। एक डाटा आपने ऐसा ही बनाया होगा पिछले साल का, उसका भी कोई ना कोई इंडेक्स आया होगा। तो सवाल ने वो डाटा अज्यूम किया है 89.5। तो अब हमारे पास दो फिगर्स हैं, एक है ईयर 1 89.5 और एक है ईयर 2। ईयर 2 इज 91.5। फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर। तो मेरा करंट ईयर हम यहाँ पढ़े में, तो 91.5 माइनस 89.5 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, लास्ट ईयर से डिवाइड करना है। तो 89.5 निकालने क्या आपका आंसर आता। तो उसका मतलब है कि पिछले साल से इस साल में 2.2 टाइम्स महंगाई बढ़ी है, 2.2 टाइम्स महंगाई बढ़ी है। तो अगर एक चीज 100 रुपए की थी लास्ट ईयर में, तो अब कितने की होगी 220 रुपए। इतनी महंगाई हो गई है। और अगर मेरा आंसर 1.2 होता 120। बात समझ आई। फिर इस सीपीआई को जब आप लोग निकालते हैं तो इतनी आसानी से निकलता नहीं है, इसके लिए डाटा चाहिए और डाटा इतनी आसानी से आपको अवेलेबल नहीं किया जाता। अगर डाटा अवेलेबल हो भी तो उस पर इतनी ज़्यादा रिलायंस नहीं होती कि डाटा जिसने गैदर किया वो डाटा सही से गैदर किया या नहीं किया। फिर इंडेक्स नंबर प्रॉब्लम्स, स्पेंडिंग पैटर्न, हर बंदे का खर्चने का तरीका मुख्तलिफ है, फ़र्क है। क्वालिटी, अच्छा हमने जितनी बात की है इसमें सिर्फ क्वांटिटी को देखा है, हमने क्वालिटी के ऊपर कोई बात नहीं की। तो क्वालिटी का भी इम्पैक्ट होता है जो कि हमने बिल्कुल यहाँ पे इग्नोर कर दिया। उसके बाद मेरे पास टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आती हैं। हाउ मेनी टाइप्स, 4, मॉडरेट, हाइपर, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। मॉडरेट इन्फ्लेशन क्या है, ऐसी इन्फ्लेशन जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लो इन्फ्लेशन, जहाँ पे इसकी रेंज क्या है 1% से लेके 20% तक। तो अगर आपकी इन्फ्लेशन 1% से शुरू होती है और 20% तक कायम रह रही है तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, लो इन्फ्लेशन कह दूं या इसको मैं कह दूं मॉडरेट इन्फ्लेशन। और अगर इसका पैटर्न ऐसा है कि ये 5% तक ही है, इफ़ इट इज़ रिमेनिंग लेस देन 5%, तो हम इसको एक और नाम देंगे, क्या, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर ये 1 से 5 के आसपास फिर रही है तो उसका नाम क्या बन जाएगा, क्रीपिंग। और अगर ये 1 से 20 के आसपास फिर रही है, 5 को क्रॉस कर चुकी है, देन इट इज कॉल्ड लो इन्फ्लेशन या मॉडरेट इन्फ्लेशन। और अगर ये 5% को क्रॉस कर चुकी है तो उसका एक नया नाम सुन लें, इट इज कॉल्ड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। इट इज कॉल्ड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसकी रेंज क्या है और रेंज के मुताबिक आप उसको कौन सी वाली इन्फ्लेशन कंसिडर कर रहे हैं। तो मॉडरेट के अंदर हमने 3 बातें देख ली हैं, एक लो इन्फ्लेशन, इसका दूसरा नाम, और फिर इसकी रेंजेस। मॉडरेट या लो की जो मिनिमम रेंज है वो 1% है, मैक्सिमम क्या है 20%। 1 से 5 में रह रही है तो क्रीपिंग कहलाएगी, 5 से आगे जा रही है तो ट्रॉटिंग कहलाएगी, सिंपल सी बात। फिर हाइपर इन्फ्लेशन, ऐसी इन्फ्लेशन जो कि बेकाबू हो चुकी है और वो काबू नहीं आ रही, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं और आपको बाकायदा तोड़े में पैसे रख के लेके जाने पड़ रहे हैं ताकि आप जाके कुछ घर का सामान खरीद सकें। इवन
अंडे खरीदने के लिए भी आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आपके पैसे की वैल्यू कम होती है कि ज़्यादा होती है? कम होती है। तो हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर आपका पैसा बेमायनी हो जाता है, वर्थलेस हो जाता है, उसमें कोई ताकत अवेलेबल नहीं होती। पढ़ लेते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन या रैपिड इन्फ्लेशन, जहां पे अनकंट्रोलेबल राइज आता है इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइसेस एक्सट्रीमली हाई, प्राइसेस एक्सट्रीमली हाई और बहुत क्विकली ये हाई होती हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे अनफॉर्चुनेटली शुगर, एक दफ़ा शुरू हो जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल है। ये पैसों की शुगर है, पैसों की शुगर है जिसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डीफ्लेशन का। किसका? डीफ्लेशन का। ये इन्फ्लेशन का ऑपोजिट है। डीफ्लेशन इज ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। कोविड में क्या हुआ था? कोविड में क्या इन्फ्लेशन थी? नहीं। कोविड में आपकी इकोनॉमी पैसा खर्च नहीं कर रही थी, पैसा अपने पास संभाल के बैठी हुई थी, वो पैसा खर्च करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। तो ऐसी इकोनॉमी जहां पे लोगों के पास पैसा है मगर लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने पैसा खर्चा तो उनका पैसा ख़त्म हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा और शायद उनको फ्यूचर में मनी सप्लाई ना हो। ये इकोनॉमी बन जाती है डिफ्लेशन के साथ। ये इकोनॉमी बन जाती है किसके साथ? डिफ्लेशन के साथ। अब उसका नतीजा ये होता है कि प्राइसेस बढ़ती नहीं है, गिर जाती है। प्राइसेस इतनी गिर जाती हैं कि लोग जो फैक्ट्री मालकान होते हैं उनका होता है कि यार चीज़ें ख़रीद तो लो, क्योंकि अगर जो ख़रीदार ख़रीदेगा ही नहीं तो फैक्ट्री वाला बनाएगा, जब फैक्ट्री वाला बनाएगा ही नहीं तो वो मुलाजमत देगा नहीं, जब वो मुलाजमत ही नहीं देगा मुल्क के अंदर ख़रीदार नए पैदा होंगे? नहीं पैदा होंगे। तो डीफ्लेशन इज जहाँ पे प्राइस रिड्यूस हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, लोगों के पास ख़रीदने की ताकत होते हुए भी वो ख़रीदते नहीं हैं क्योंकि वो डाउट में होते हैं कि फ्यूचर के अंदर वो ये पैसा कहीं और तो उनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी किसी एमरजेंसी के अंदर। जस्ट लाइक कोविड, हर एक को डाउट था कि वो पैसा बचाए या पैसा लगाए। और बचा क्यों रहा था? कोई पता नहीं था कि कब उसको बीमारी छू लेती और उसको इलाज के लिए पैसा चाहिए होता। और फिर मज़े की बात, जो पैसा उसके पास था क्या वो बढ़ रहा था या उतना ही था? उतना ही था, क्योंकि वो खुद तो कोई काम और कर नहीं रहा, तो पैसा बढ़ेगा तो नहीं किसी भी तरीके से। देन वी हैव स्टैगफ्लेशन। कौन सी फ्लेशन? स्टैगफ्लेशन। इसको पढ़ते हैं। स्टैगफ्लेशन इज मार्क्ड विद स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ कंबाइंड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट। स्टैगफ्लेशन से क्या मुराद है? जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, यानी कि लोगों को नौकरियां मिलने वाली नहीं हैं और आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ नहीं रही है, वो मज़ीद क्या हो गई है? स्लो हो गई है, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार ही नहीं। अच्छा, जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो क्या इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर सकती है? मुश्किल सवाल पूछ रही है, आसान कर देता हूँ। जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है, कारोबार नहीं है, तो क्या इकोनॉमी अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकती है? मैं मज़ीद आसान कर देता हूँ। एसबीआई के अंदर फ़र्ज़ करें 10 कमरे, 10 में से 2 ही इस्तेमाल हो रहे हैं, 8 बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो 8 कमरे एम्प्लॉयड हैं कि अनएम्प्लॉयड हैं? अनएम्प्लॉयड हैं। तो अगर 2 कमरों के साथ एसबीआई चल रहा है तो क्या वो अपने खर्चे पूरे कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास रेवेन्यू 10 कमरों की बजाय सिर्फ कितने कमरों से आ रहा है? 2 कमरों से आ रहा है। वो शायद ग्रो कर रहा होगा मगर काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड पे कर रहा होगा, लीडिंग टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन विद हायर इन्फ्लेशन। अब इकोनॉमी उसकी एक जगह पे आगे रुक गई है, इकोनॉमी
एक जगह पे आके रुक गई है, मगर इन्फ्लेशन तो बेकाबू, इन्फ्लेशन तो रुकने का नाम नहीं ले रही, चीज़ें तो महंगी से महंगी हो रही हैं, मगर वो एसबीआई इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा। दिस इज वेयर वी कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। तो ये चार बातें हैं, एक मॉडरेट इन्फ्लेशन, एक हाइपर इन्फ्लेशन, एक डिफ्लेशन और एक स्टैगफ्लेशन। ये बातें बोलेंगे तो नहीं? सर जी इन्फ्लेशन क्यों होती है? इन्फ्लेशन क्यों होती है? इन्फ्लेशन क्यों होती है, इस पे जरा बाद में आते हैं। अब ये हम आते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर, काइंड्स या टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये दो तरह से जनरेट की जा सकती है, महंगाई दो तरह से जनरेट की जा सकती है, या तो डिमांड पुल या कॉस्ट पुश, या डिमांड पुल या कॉस्ट पुश, दोनों को लिख लेते हैं। अच्छा जी, या मेरे पास है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या मेरे पास है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक एक करके चलते हैं। पहले बात कर लेते हैं डिमांड पुल के ऊपर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बचपन में आपको लेकर जाता हूँ, जब आपने कभी किसी ज़माने में डिमांड सप्लाई पढ़ा होगा। डिमांड क्या होती है? डिमांड अगर आप डिफाइन करें, डिमांड क्या थी? बचपन में पढ़ी होगी ना, कहीं ना कहीं तो पढ़ के आए होंगे डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड क्या होती है? विलिंगनेस प्लस परचेजिंग पावर। अच्छा, और किसी चीज़ को खरीदना, चलो वांट प्लस परचेजिंग पावर, वांट प्लस नीड, डिमांड। डिमांड, चलो डिमांड का कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग कि डाउनवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड, पक्की बात, आखिरी फैसला। तो क्या ये कुछ ऐसा बनता, ऐसा ही बनता? और सप्लाई? ऐसे बनेगी? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या? डी। जिस पॉइंट पे दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मैं क्या नाम देता था? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये पॉइंट बन जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट के ऊपर ये प्राइस होगी, एंड दिस वुड बी माय क्वांटिटी। ये मैं सिर्फ बचपन की बात आपको बता रहा हूँ, उसी से ये वाली बात दूंगा आपको। अगर सप्लाई को मैं सेम रखूं और डिमांड बढ़ाऊं, अब नया इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा? ये, यही है। इसको नाम दे देते हैं ई का, इसे कह देते हैं E1। तो इसको नीचे लेकर आते, Q1 हो जाएगा और ये हो जाएगा P1। मज़ा नहीं आया, डिमांड को मज़ीद बढ़ाते हैं। अब दिस इज Q2 एंड दिस वुड बी P2। और अगर मैं मज़ीद बढ़ाऊं तो Q3 और P3। तो इससे साबित क्या हो रहा है? जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि सप्लाई मेरी कांस्टेंट है।
सप्लाई मेरी कांस्टेंट है, खरीदार ज़्यादा हो रहे हैं, बेचने वाला उधर का उधर ही खड़ा। तो अब अगर हर एक को वो चीज़ चाहिए तो महंगे दामों भी हर को लेने को तैयार हो जाएगा। दिस इज़ वेयर डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम्स। देखिए मैंने चेंज किसको किया, वहाँ पर डिमांड को चेंज किया। तो ऐसी इन्फ्लेशन जिसमें डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही, ऐसी इन्फ्लेशन को हम किस नाम से पुकारेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्योंकि ये इन्फ्लेशन किस चीज़ की पुल की वजह से आ रही है? डिमांड के पुल की वजह से आ रही है। अगर आप किताब में देखेंगे तो यहाँ पे डिमांड के साथ एक ए लगा होगा। अब ये ए क्या है, इसको साइड पर रखते हैं, साइड पर रखते हैं फिलहाल। इतनी सी बात समझ आई? इतनी सी बात समझ आती है कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है। अच्छा जी, और दूसरा मेरे पास होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरी कौन सी होती है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसमें क्या होगा? डिमांड कांस्टेंट रहेगी, सप्लाई बढ़ेगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिमांड कांस्टेंट रहेगी मगर अब सप्लाई मेरी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्वांटिटी भी कम होगी मगर प्राइसेस मेरी बढ़ जाएंगी। तो ऐसी इन्फ्लेशन जो कि सप्लाई की कमी की वजह से आए, इसको हमने क्या नाम देना है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और ऐसी इन्फ्लेशन जो कि डिमांड के बढ़ने की वजह से आ रही है, उसको हम क्या नाम देंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे बना देता हूँ कॉस्ट पुश पे। ये सप्लाई है, ये डिमांड है, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, ओरिजिन, प्राइस। सप्लाई को कम करना है, राइट पे लेके जाऊं कि लेफ्ट पे खींचूं? लेफ्ट पे खींचूं। तो क्वांटिटी मेरी बढ़ी कि कम हुई? कम हो गई, मगर प्राइसेस मेरी ज़्यादा हो गई। तो ऐसी इन्फ्लेशन को मैं क्या नाम दे दूंगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अब ये ए क्या है, ये वाला बार किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अभी मैं इसको ऊपर नहीं जा रहा। इतनी बात समझ आई कि इन्फ्लेशन दो वजूहात की वजह से आती है। नंबर 1 डिमांड पुल एंड नंबर 2 कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल में सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ रही है, और दूसरी क्या है? कॉस्ट पुश, उसमें डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई मेरी कम हो गई। इतनी सी बात ओके हो गई है? अच्छा जी, अब ज़रा इसको देखते हैं मज़ीद। वापस आते हैं डिमांड पुल के ऊपर। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ कर रहा है डिमांड पुल में, वो खाली डिमांड नहीं है, एग्रीगेट डिमांड। डिमांड कौन सा? एग्रीगेट डिमांड। बचपन में जब आप माइक्रो में हैं तो माइक्रो का चैप्टर 2 जो आपको डिमांड बताता है वो इंडिविजुअल डिमांड होती है, एक बंदे की डिमांड। फिर उसी चैप्टर में आप पढ़ते हैं मार्केट डिमांड, यानी कि एक पूरी मार्केट के अंदर लोगों की डिमांड। और अगर मैं पूरी इकोनॉमी की डिमांड के ऊपर आऊं तो ये बन जाएगी एग्रीगेट डिमांड। ये पूरे मुल्क की डिमांड है, पूरी इकोनॉमी की डिमांड है, जिसका नाम क्या है? एग्रीगेट डिमांड। और इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई भी वो सप्लाई जो कि मुल्क लेवल के ऊपर, कौम लेवल के ऊपर आप निकाल रहे हैं, नेशनल लेवल के ऊपर आप निकाल रहे हैं। ये बॉन्ड समझ आ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? अच्छा जी, इसकी रीजंस क्या हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की?
सबसे पहले मुझे बताइए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, ये एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ी होगी? एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ी होगी? लोग इतना डिमांड क्यों कर रहे हैं? लोगों की डिमांड क्यों बढ़ती है? ना, लोग क्यों डिमांड ज्यादा करते हैं अपनी? इनकम बढ़ती है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, उनके पास पैसा आता है, तभी वो अपनी डिमांड ज़्यादा करते हैं। अगर उनके पास पैसा कम होगा तो वो अपनी डिमांड को मज़ीद जनरेट नहीं करते। डिमांड या एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने का जो सबसे वाहिद सोर्स है, दैट इज़ इंक्रीज इन द इनकम। चले, इनकम बढ़ गई। अभी इनकम कैसे बढ़ी होगी? इनकम या तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, या वो सैलरी पे होगा तो उसको बोनस मिल गया होगा। क्या बैंक से उधार पकड़ के भी इनकम को बढ़ाया जा सकता है? अभी कल पढ़ा था आपको, कंजम्पशन दो तरह की होती हैं, एक ऑटोनमस कंजम्पशन और एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड इनकम पे डिपेंड करती है, मगर ऑटोनमस के लिए मैंने कल आपको क्या बताया था, ये इनकम पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर बैंक आपको लोन दे रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, पैसा आपकी जेब में आ रहा है, तो वो पैसा आप बचाएंगे कि खर्चेंगे? खर्चेंगे। वो पैसा आप यूज़ कर रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे। चूँकि बैंक आपकी मनी सप्लाई बढ़ा रहा है, आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, उस ज़्यादा पैसे से आप एग्रीगेट डिमांड में इजाफा लेके आते जाएंगे और मुल्क में महंगाई आती चली जाएगी। अच्छा, आप बैंक से लोन क्यों ले रहे हैं? ज़्यादा इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, कम इंटरेस्ट पे ले रहे हैं? कम इंटरेस्ट पे ले रहे हैं। तो अब अगर मुझे बताएं, महंगाई को कम करना है, महंगाई को कम करना है, तो इंटरेस्ट बढ़ाऊं कि कम करूं? इंटरेस्ट को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। आई वुड बी गोइंग टूवर्ड्स राइज इन इंटरेस्ट रेट। अच्छा, लोगों से पैसा मुझे निकलवाना है, टैक्स लगाएं या सब्सिडी दें? टैक्स लगाएं, इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस। मनी सप्लाई बढ़ाऊं कि कम करूं? रिड्यूस मनी सप्लाई। और जो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, अच्छा ये क्या होती है? वो इनकम जो इंसान के पास बचती है आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, उसको आप मजीद टैक्स डाल के कम कर दें। तो इन शॉर्ट, इन्फ्लेशन को अगर आपने कंट्रोल करना है, और अगर वो इन्फ्लेशन डिमांड पुल की वजह से आ रही है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसकी मनी सप्लाई छीन के। उसके पास जो पैसा है, जब आप उसे वो पैसा हासिल कर लेंगे तो उसके पास परचेजिंग पावर गिर जाएगी, जिससे उसकी एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, जिससे ये कर्व आहिस्ता आहिस्ता पीछे आना शुरू हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे है ना इस वक्त, तो जब डिमांड गिरेगी तो वापस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मज़ीद छीन लेंगे पैसा तो अपनी नॉर्मल हालत पे वापस आ जाएगी। दिस इज हाउ यू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छा, अब कॉस्ट पुश को हम कैसे कंट्रोल करें? अब कॉस्ट पुश में तो डिमांड नहीं है, तो कॉस्ट पुश को कैसे कंट्रोल किया जाए? कॉस्ट पुश बताएं। कॉस्ट पुश सप्लाई की वजह से आ रही है। सप्लाई कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है? तो सप्लाई बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होगी कि मज़ीद कम करने से कम होगी? सप्लाई बढ़ाने से कम हो जाएगी। सप्लाई देखें ना, ये इन्फ्लेशन क्यों आई थी? क्योंकि ये सप्लाई मेरा बढ़ा के कम हुआ है? कम हुआ है। अब मुझे अगर ये इन्फ्लेशन वापस लेकर आनी है इधर, तो मुझे अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि मुझे अपनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके मैं इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सप्लाई बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट
कम करूं कि ज़्यादा करूं? एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करूं। तनख्वाहें ज़्यादा के कम? कम। सप्लायर हमेशा कम तनख्वाह को प्रेफर करेगा। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम के ज़्यादा? कम। लेबर की कॉस्ट कम के ज़्यादा? ओवरहेड्स कम के ज़्यादा? ओवरहेड्स कम के ज़्यादा? कम। इंपोर्ट्स कम के ज़्यादा? कम। और एक्सपोर्ट ज़्यादा। तो ये वही बातें हैं जो कि आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ के आए, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बस उसने एक वर्ड लगा दिया एग्रीगेट। बैक एंड कॉन्सेप्ट वही है। जब आपने वहाँ पे सीखा हुआ है कि डिमांड को हम कैसे काबू करते हैं, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, वही बातें यहाँ पे रिपीट होती हैं। ये कोई नई बात यहाँ पे देखने को आपको नज़र नहीं आती। फिर एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बहुत प्यारा सा, वेज स्पाइरल, वेज प्राइस स्पाइरल। इसके बारे में लिख लें, किताब ने बहुत ही कम बात की है, मैं लिखवाता हूँ जरा इसके बारे में। वेज प्राइस स्पाइरल, वेज प्राइस स्पाइरल। मैं उर्दू बोलूंगा, जरा लिखिएगा। देखिएगा, जब 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 लोगों की तनख्वाहों में इजाफा होता है, जब लोगों की तनख्वाहों में इजाफा होता है तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जब लोगों की तनख्वाहों में इजाफा होता है तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। जब लोगों की वेजेस में, तनख्वाहों में इजाफा होता है तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। ठीक लिया? तो अब मुझे बताएं, इतनी बात लिख के ये डिमांड पुल की तरफ कहानी जा रही है कि कॉस्ट पुश की तरफ कहानी जा रही है? डिमांड पुल की तरफ कहानी जा रही है। अब लिखें आगे, जब फैक्ट्री मालकान ज्यादा तनख्वाहें देता है, जब फैक्ट्री मालकान ज्यादा तनख्वाहें देता है तो इनडायरेक्टली वो तनख्वाह रिकवर करता है। जब फैक्ट्री मालकान ज्यादा तनख्वाहें देता है तो ये तनख्वाह रिकवर होती है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ा के। ये ज्यादा पैसे रिकवर किए जाते हैं प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ा के, जिससे मजीद इन्फ्लेशन जन्म लेती है, जिससे मजीद इन्फ्लेशन जन्म लेती है, जिससे मजीद इन्फ्लेशन जन्म लेती है। लिखिए यहां तक, अब आगे लिखें। इस इन्फ्लेशन को देखते हुए, इस इन्फ्लेशन को देखते हुए वो एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वेजेस फिर से बढ़ाई जाए। इस इन्फ्लेशन को देखते हुए वो एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वेजेस फिर से बढ़ाई जाए। इस इन्फ्लेशन को देखते हुए वो एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वेजेस फिर से बढ़ाई जाए। क्योंकि टेक्निकली हुआ क्या, देखिएगा जरा सामने, जब उनकी वेजेस बढ़ी तो टेक्निकली उनकी परचेजिंग पावर
बढ़ गई, मगर साथ ही इन्होंने सामान भी क्या कर दिया, महंगा। तो जो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी थी, साथ ही उन्होंने सामान की प्राइसेस को बढ़ा दिया, तो ये डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ाई होंगी, और यहाँ पे इंक्रीज क्या किया होगा, कम। तो वापस खानी तो वहीं आ गई, वो पहले भी खरीद नहीं पा रहा था और वो अब भी खरीद नहीं पा रहा, तो इसलिए अब वो क्या कह रहा है कि मेरी वेजेस को फिर से बढ़ाया जाए। तो फिर से ये साइकिल शुरू हो जाएगा, जब दोबारा से वेजेस बढ़ेंगी तो दोबारा से गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो इनकी बढ़ी हुई वेजेस कभी भी इस प्राइस को ओवरकम नहीं कर पाती। इसे कहते हैं वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन। इसे कहते हैं वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन, कि आप एक तरफ वेजेस बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज साथ ही बढ़ा देते हैं। तो जितना आपने अगर वेज, फर्ज करें आपने वेज बढ़ाई है 100 रुपया, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका, देखिएगा। ईयर वन गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस थी 200 रुपया, और वेजेस अभी करंटली ये ले रहा था 150। मुझे बताएं, इसके पास 200 रुपये की चीज़ खरीदने के पैसे हैं? नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट करेगा किससे? फैक्ट्री से। क्या क्या करें, प्राइस नहीं, वेजेस बढ़ाएं। इसने रिक्वेस्ट की, मालिक ने कहा ठीक है बेटा 50 रुपये बढ़ा देता हूँ। तो कितने पैसे हो गए इसके पास? अब ये जब पैसे देकर बाहर निकला बड़ा खुश कि 200 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए उसके पास 200 रुपया मौजूद है। मगर जैसे ही ये बाहर निकल के आया, अगले दिन मार्केट में गया तो ये 100 रुपया बढ़ चुकी थी। कितने की होगी बढ़ के? 300। अब इसकी जेब में कितना? 300। फर्क कितने का? ऊपर फर्क कितने का था? 50 का। फिर इसने कहा नहीं सर, वो आपने पहले 50 रुपये बढ़ाया था, मजीद 100 रुपया बढ़ाएं, क्योंकि चीज़ कितने की मिल रही है? 300 की। उसने कहा ठीक है, टेंशन ही कोई नहीं, और इसको बढ़ा दिया 200 से। तो अभी भी फर्क है। ये साइकिल घूमता रहेगा, चलता रहेगा। उसके पास पैसे भी नहीं होंगे और मुल्क में हालात भी, 50 वाली चीज़ 200 की हुई, 200 वाली चीज़ कितने की होगी जाके, अब 500 की होगी। इसे कहते हैं वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन। वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन। वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डन। आगे आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। क्या मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट का? बेरोजगारी। जब मुल्क में नौकरियां अवेलेबल ना हो, लेबर बेचारी मारी मारी फिर रही हो, अनएम्प्लॉयड लेबर ज़्यादा हो, एम्प्लॉयड लेबर कम हो, या जो लोग काम कर भी रहे हैं उनके पास काम करने की वो रेलिवेंट स्किल अवेलेबल नहीं है, इस सब को हम क्या नाम देते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। इन सब को एक ही नाम देंगे। अच्छा, इसको निकालने का एक तरीका भी है। टोटल लेबर फोर्स कहाँ रखनी है? डिनोमिनेटर में, और ऊपर आपने रखनी है अनएम्प्लॉयड। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपको एक परसेंटेज मिल जाएगी। तो अगर 1000 टोटल लेबर है जिसमें से 400 अनएम्प्लॉयड है, तो मुझे बताइए कितने रेट पे ये अनएम्प्लॉयमेंट है अभी? 40% पे। 400 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट वुड बिकम 40%। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में भी आपको मिलती है और शॉर्ट रन में भी आपको मिलती है। मुझे पूछ लेना चाहिए, लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? क्या? नहीं नहीं, लॉन्ग रन शॉर्ट रन नहीं, वो और चीज़ है। लॉन्ग रन वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग रन जहाँ पे
आपके फैक्टर्स और प्रोडक्शन सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, यानी कि आप किसी भी एफओपी को चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग रन। और जहाँ पे कम से कम एक फैक्टर फिक्स होता है और बाकी वेरिएबल होते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? ये इसको लिखना है, आपने फिर भूल जाना। मुझे एक बात समझ आ गई है कि आप लोग अभी सीख रहे हैं, चलिए अभी लिख लें अगर सीख रहे हैं अभी। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। लिख लिया? लिख लिया? चल, अब बात करते हैं लॉन्ग रन के अंदर होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट देखा था डिफ्लेशन का। क्या था डिफ्लेशन? क्या होती है? महंगाई का कम होना या ज़्यादा होना, प्राइसेस का बहुत ज़्यादा गिर जाना, और लोगों का स्टिल अपनी डिमांड जनरेट ना करना, लोग पैसा बचा के रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का एक और नाम भी होता है रिसेशन। क्या नाम होता है? रिसेशन। लिख लें, लिखते जाएं लिखते जाएं। डिफ्लेशन का एक और नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिसेशन। मुझे पता आप लोगों ने क्लास से बाहर निकलना और चीज़ें भूल जानी है। डिफ्लेशन का एक और नाम रिसेशन। तो जब कोविड आया, क्या आया? कोविड आया। कोविड के बाद फैक्ट्री मालकान ने लोगों को मुलाजमत दी कि लात मार के बाहर भगा दिया, लात मार के बाहर निकाल दिया। जो लोग काम कर भी रहे थे वो अपनी एक्चुअल सैलरी से कम पे काम कर रहे थे। जो लोग काम कर रहे थे या तो उनकी सैलरी कट की या लोगों को बिल्कुल ही काम से निकाल दिया। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। ये उस वक्त होती है जब मुल्क में डिमांड ही ना हो। ये उस वक्त होती है जब मुल्क में डिमांड ही ना हो। तो सप्लायर, सेलर, प्रोड्यूसर क्यों खर्चा करे लेबर के ऊपर? जब उसको पता है कि डिमांड आएगी तो लेबर मुझे फौरी तौर पे सस्ती वाली भी मिल जाएगी, तो मैं आज लेबर को क्यों पाल पोस रहा हूँ? ये लेबर मुझे कुछ रिटर्न में दे रही है? नहीं दे रही। तो ठीक है, जब काम होगा तब अपॉइंट कर लेंगे, जब काम नहीं है तो मुझे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि उस वक्त आती है जब रिसेशन पीरियड हो, डिमांड उतनी अवेलेबल ना हो, लेबर आसानी से रिमूव की जा सकती हो और वो प्रोड्यूसर उस लेबर पे डिपेंडेंट ना हो, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहेंगे? डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक टीचर है, वो क्यूएटी पढ़ाता था। ये क्या होता है? कैड नहीं होता, क्वालिफिकेशन असेसमेंट टेस्ट, जो कि पीआरसी से भी एक पहले का लेवल है। अगर आपके नंबर इंटर में शायद 50% से कम हो, तो क्या कॉलेज को हर वक्त उस टीचर की ज़रूरत है? हर वक्त ज़रूरत है? नहीं। जब डिमांड आएगी तब ही वो टीचर भी आएगा, अदरवाइज वो टीचर की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जब उसकी डिमांड ही नहीं है, उससे काम लिया जाएगा? नहीं। उसको बुलाया जाएगा? नहीं। उसको सैलरी पे की जाएगी? नहीं। उसको नौकरी पर रखा जाएगा? कि ऐसे टीचर को कॉलेज परमानेंट फैकल्टी मेंबर बना के रखे या विजिटिंग बना के रखे? विजिटिंग बना के रखे।
तो जब ज़रूरत पड़ेगी नौकरी दे देंगे, जब ज़रूरत नहीं है तो हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, पैसे भी नहीं देंगे और साइड पे कर देंगे। डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयड। क्या कॉलेज उस ही टीचर पे डिपेंडेंट है क्यूएटी के लिए? अगर वो जाते हुए कह के जाए कि जनाब मुझसे दोबारा रब्ता ना करना, मैं आऊँगा नहीं, जी, और कहेगा जाओ, और बहुत सारे आ जाएंगे। कॉलेज उस पर डिपेंड। बट अगर वही टीचर कैफ भी पढ़ाता है, पीआरसी भी पढ़ाता है, आगे जाके सीफैब भी पढ़ाएगा, तो उस वक्त उसको क्यूएटी का अगर बैच ऑफर नहीं भी हो रहा तो कॉलेज उसको रखेगा कि निकाल देगा? उस वक्त रखेगा, क्योंकि आगे उससे काम लेने हैं। तो वो फिर डिमांड अभी भी अपनी जनरेट करके बैठा है। बट अगर वो सिर्फ स्किल एक लेवल पे रखता है और बाकी लेवल्स के ऊपर उसकी स्किल नहीं है, उस वजह से वो अपनी नौकरी से जान छुड़ा ले। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि डिमांड के कम होने से आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। अगली होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगली क्या होती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। टाइपराइटर का नाम सुना कभी? क्या होता है टाइपराइटर? पुराने ज़माने में कितना, कोई कदीम ज़माना था? नहीं, ये 20 साल पुराना ज़माना है, 20 ईयर्स अगो, इवन 10 ईयर्स अगो टाइपराइटर्स का इस्तेमाल होता है। इवन आज भी अगर आप कोर्ट, हाँ, वहाँ पे लगे होते हैं, कचहरी में लगे होते हैं। टाइपराइटर इज बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ कीबोर्ड जिसके अंदर आप कागज़ फिट करते हैं, आप टाइप करते हैं और वो आपकी टाइपिंग को उस कागज़ पे प्रिंट कर देता है। बट आज के दौर में क्या उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास ये लैपटॉप मौजूद है, प्रिंटर मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मौजूद है? वो इंक पे चलता था, इसको मिनिमल इंक चाहिए होती है एक प्रिंट आउट निकालने के लिए, और उसको ज़्यादा इंक चाहिए क्योंकि वो गहरा प्रिंट होता है, उसका कागज़ भी महंगा होता है, ये तो कागज़ भी सस्ता है। एक बंदा उस टाइपराइटर के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज रखता है और उसने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया। जैसे जैसे आईटी का दौर आ रहा था वो उसी टाइपराइटर पे स्टिक था। कई दफ़ा उसको बताया कि भाई अपने आप को, अपने स्किल्स को डेवलप कर लो, उसने नहीं किया। अब वो कह रहा है कि मुझसे नौकरी छीन ली गई है, अब मुझे कोई काम पे नहीं रखता। हालांकि डिमांड जनरेट है, लोगों को बंदे चाहिए टाइपिंग करने के लिए, मगर उसके पास वो रेलिवेंट स्किल अवेलेबल नहीं है। डिमांड है मगर उसके पास स्किल नहीं है। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें उसकी मिस अलाइनमेंट ऑफ स्किल्स की वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। किस वजह से आ रही है? मिस अलाइनमेंट ऑफ स्किल्स की वजह से आ रही है। डिमांड जनरेट है मगर वो बंदा काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वो रेलिवेंट स्किल ही अवेलेबल नहीं। और अगर डिमांड ही ना हो, डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड है उसके पास स्किल्स नहीं है, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बात समझ आती? अच्छा, फिर इसकी तीसरी किस्म है रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, इसको सीखते हैं। रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स से सीए फर्म, सीए फर्म में आर्टिकल्स करने के लिए कैफ क्वालिफाइड जाते हैं, तो सुना है ना कि जब आप कैफ क्वालिफाई करते हैं फिर आपको आर्टिकल्स मिलते हैं। तो हर पार्टनर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रेनीज को अपने अंडर रख सकता है फॉर ट्रेनिंग पर्पस। लेट्स से एक फर्म है XYZ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन्होंने ये तय किया हुआ है
कि जो इनका पार्टनर है वो टोटल खर्चा करेगा 240 या 2,40,000 रुपया महीने का। कितना करेगा खर्चा? 2,40,000 रुपया महीने का। और स्टाइपेंड चल रहा है 20,000। तो कितने ट्रेनिंग्स रखेगा बताएं? अगर स्टाइपेंड 20,000 है तो नंबर ऑफ ट्रेनीज कितने होंगे? कितने होंगे? तो ऊंची बोल रहे हैं, कितने होंगे? इतना भी ऊंची नहीं कहा था कि गला फाड़ ले। बारह। अचानक से एक बॉडी, एक सोसाइटी, एक एसोसिएशन, जिसको शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, कासा। सुना? CASA, कासा साउथ, कासा नॉर्थ। नहीं सुना अभी तक? सुन लेंगे आगे जाके। ये एक बॉडी है, एक सोसाइटी है जो कि ट्रेनिंग स्टूडेंट्स का हक के अलमबरदार है, और इनकी कोशिश होती है कि हर जगह पे ट्रेनीज को प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाएं। ये कह के आते हैं 1 साल के लिए और आगे बस क्रिकेट मैच करा के चले जाते हैं, कोई काम नहीं करता। तो इन्होंने ठान ली कि जनाब अब हम लोगों का स्टाइपेंड बढ़ाएंगे और 20,000 से करके उस स्टाइपेंड को लेके जाएंगे 30,000 रुपये। तो ये इस XYZ एंड कंपनी के पास गए, पार्टनर से कहा कि सर बच्चों का स्टाइपेंड ना 30,000 रुपया करें, 20,000 रुपये बहुत कम है, इसमें गुजारा नहीं होता। इन्होंने काफ़ी शोर मचाया। फर्म के पार्टनर ने कहा ठीक, आज से बच्चों का स्टाइपेंड 20,000 की बजाय कितना होगा? 30,000। अच्छी बात है, मगर फर्म का बजट क्या है? तो अब कितने ट्रेनर्स आएंगे? क्या 4 लोगों की नौकरियां गई? गई कि नहीं गई? ये 4 लोग गए। क्यों गए? वेज के बढ़ने से। वेज के बढ़ने से इन 4 लोगों को बलि का बकरा बना के फारिग कर दिया गया। और अब जब लोगों को पता चलेगा कि ये फर्म ज्यादा पैसे दे रही है, तो क्या लोग ज्यादा से ज्यादा इस फर्म में काम करना चाहेंगे? तो सप्लाई बढ़ेगी, मगर डिमांड क्या उनकी बढ़ी कि कम हो रही है? डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होगा? प्राइस तो बढ़ गई है ना। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो स्टाइपेंड बढ़ गया। चाहते ये लोग 12 से 8 हैं, मगर लोग इसमें काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो फिर ये पार्टनर्स कुछ शर्तें रखेंगे कि अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए, तुम्हें 9 to 5 नहीं, तुम्हें 9 to 8 काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए फिर तुम्हें काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर ये अच्छे बच्चों की तरह 12 लोग रखते तो क्या हर बंदे पे प्रेशर बढ़ता कि कम होता? कम होता। जितने बंदे कम हो रहे हैं प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि वेज के बढ़ने से आती है, इसको हम कहते हैं रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। रियल वेज, लिख लें, मैं लिखवाता हूँ, लिखिएगा। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि वेजेस के बढ़ने से आती है, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि वेजेस के बढ़ने से आती है, उसको कहते हैं रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। तो लॉन्ग रन में ये 3 है। पहली कौन सी थी? डिमांड। डिमांड क्या? डिमांड डेफिनेट। उसके बाद क्या थी? और उसके बाद रियल वेज।
अब आए शॉर्ट रन में, इसमें भी 3 है। शॉर्ट रन मीन्स एक फिक्स बाकी वेरिएबल। इसमें भी 3 है। पहली कहलाती है सीजनल। अब सीजनल क्या है? बेसिकली हर बिजनेस का कुछ सीजन होता है जहां पे वो बिजनेस काम करता है। आइसक्रीम का सीजन क्या होता है? गर्मियों में ज्यादातर, सर्दियों में कम होता है। तो ये जो वॉल्स के हजरात साइकिल पे आइसक्रीम बेचते हैं, गर्मियों में ज़्यादा होंगे कि सर्दियों में? तो सर्दियों में उनको निकाल दिया जाएगा। हाँ, सीजनल है ना, सीजनल है, सीजनल है। आप उनको निकाल देते हैं तो क्या उनको निकालने से वॉल्स वाले बंद हो जाएंगे? बट जब चाहिए होगा वापस बुला लेंगे। जब चाहिए होगा तो एक तरह की डिमांड डेफिशिएंटी है, मगर नाम क्या दे दिया इसको? सीजनल। क्योंकि ये सीजनल वेरिएशंस की वजह से आ रही है। जैसे वो सीजन आएगा लोग आ जाएंगे, सीजन जाएगा लोग चले जाएंगे। देन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें इंसान कहता है कि बस मैं थक चुका हूँ, मैंने घर बैठना है, मैंने कुछ नहीं करना और मैं बस मुफ्त की रोटी तोड़ना चाहता हूँ। घर वालों तुम लोग जाओ, खुद भी कमाओ, खुद भी खाओ और मुझे भी ला के दो। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड वॉलंटरी। ये वो है जहां पे इंसान काम करना पसंद ही नहीं करता, जहां पे अब इंसान थक चुका है। वो कहता है कि बस लंगर खाना खुल गया ना, मुझे 2 सूट चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, एक बिस्तरा चाहिए, दैट्स इट। साथ वाईफाई चाहिए तो एक मोबाइल चाहिए, तो मैं अपनी लाइफ अब गुजार सकता हूँ। तो वॉलंटरी मीन्स आप कितनी भी वेज उसको दे दें वो काम नहीं करेगा, वो हर चीज़ में से नुक्स निकालना शुरू कर देगा। अच्छी से अच्छी जॉब भी होगी ना, वो नहीं करेगा। वेज रेट कम है, वेज रेट ज़्यादा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि 2 जॉब्स के बीच में आपको देखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल SBI वालों को मैं नोटिस दे दूं कि मैं, आज का डेट है 11 मार्च, 15 मार्च से, चलिए आपकी रिवीन करा के जाऊंगा ना, 17 मार्च ऑनवर्ड्स मैं आपको रिज़ाइन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे डॉलर वालों ने अपॉइंट कर लिया है और मैंने वहाँ पे 1/4/2025 को ज्वाइनिंग देनी है। रिज़ाइन कब दे रहा हूँ? वहाँ पे कब जाना है? जो बीच के 13 दिन है, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वो टाइम जो कि सर्चिंग का है, मुझे पता है कि मुझे आगे नौकरी मिल गई हुई है, मगर जो टेम्परेरी पीरियड है वो टेम्परेरी पीरियड कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आगे ये रीडिंग वाली बातें हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कवर किया जाए और इसके बारे में क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, ये आप लोग रीड कर सकते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट छुपा हुआ नहीं है। फिलिप्स कर्व, कौन सा कर्व? इसके बारे में लिख लें, मैं लिखवाता हूँ। फिलिप्स कर्व इतना समझ नहीं आता, लिख लें। पहले लिखें शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। लिखा? लिखें। ये ऐसा कर्व बनता है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ये ऐसा कर्व है
जहां पे ये ऐसा कर्व है जहां पे शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मैं दोबारा बोलता हूं, शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिश्ता होता है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिश्ता होता है वो क्या होता है? इनवर्स होता है। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ी है या अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, एंड वाइस वर्सा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। और ये हम बड़ा कौन सी इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं बाय द वे? डिमांड पुल या कॉस्ट पुश? कॉस्ट पुश में तो कम हो गई थी, डिमांड पुल। क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जा रही होगी तो उसको ओवरकम करने के लिए जो सप्लायर्स हैं वो अपनी लेबर को बढ़ाएंगे ताकि उस डिमांड को मीट कर सकें। तो शॉर्ट रन के अंदर एक इनवर्स रिश्ता पाया जाता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। देख लिया यहां तक? आगे लिखें लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन में कोई रिश्ता नहीं है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। लॉन्ग रन में कोई रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। हो गया? अभी आप लोगों ने पढ़ा था वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन, पढ़ा था? उसमें क्या हो रहा था कि जैसे जैसे वेज बढ़ती थी इन्फ्लेशन मजीद बढ़ जाती थी। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता ना समझ जाते हैं कि इन्फ्लेशन एक ऐसी बीमारी है कौम की जो कि कंट्रोलेबल नहीं है। तो वो फिर परेशान नहीं होते कि उनके पास मुलाजमत है या मुलाजमत नहीं है, वो आदी हो जाते हैं। फिर वो कम पैसों से भी गुजारा करने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पक्के हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, जहां पे कोई रिश्ता इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। याद है? ओके, जाए ब्रेक करके आए, भाग जाए। क्या? मैंने कहा भाग जाए। जरा मुंह पर छिट्टे मार के आइएगा।